हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जो श्रृंखला चल रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट की, उसमें आज हम भाग 9 पर हैं, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। मतलब क्या है, ये आपका प्रश्न चित्र है, इसमें एक कटआउट है, उसके हिसाब से ए बी सी और डी में कौन बन सकता है, इस चीज़ को आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी आकृति जब मिला देंगे तो ऐसे हो जाएगा और ये तीनों 1 2 3 और तीनों सीधी लाइन अंदर ले जाएंगे तो इस तरह से सेट हो जाएगा, तो इसका सी है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। 34 में प्रश्न चित्र दिया गया है एक, इसका अपना ए सही होगा। देख लीजिए, ये चारों इसके अंदर सेट हो गए, इस आकृति के अंदर चले गए। आ जाइए प्रश्न संख्या 35 पर। उसमें ये जो आकृति है, अगर इसको आप मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, तो बनने के लिए ये ऊपर एक नीचे, ये या तो आपस में मिला देंगे, एक ऊपर एक नीचे, का बी सही होगा। प्रश्न चित्र 36 में देखेंगे, अगर इसको हम मिलाएंगे तो बी वाली आकृति मिलेगी। बाकी में आप निकाह डालिए तो सब चौकोर बराबर है। दूसरी आकृति है, ये दूसरी आकृति है, इसका बी सही है। उसके बाद चलते हैं भाग 10 में। भाग 10 में आप देख रहे हैं दिया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। तो उत्तर चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ हो। मतलब ये जो प्रश्न चित्र है यह किसमें छिपा हुआ है, इन चारों उत्तरों में से आपको ढूंढ लेना है। तो चलिए देखते हैं। एक इधर और सीधी लाइन इधर, तो इस हिसाब से आप पाएंगे कि बी वाले में आपका प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। उसके बाद 38 वाला प्रश्न चित्र आप देखेंगे, दिया गया है ये जो आकृति है, देखिए एक त्रिभुज है, 2 आयत बने हुए हैं, बाकी जो कटपीठ है, तो पलट दिया है एक त्रिभुज ये सी वाले में नहीं है, सी वाले में, बी में भी नहीं है, क्योंकि सीधा त्रिभुज डी में देखिए, बाकी में त्रिभुज तो है लेकिन सब ये जो त्रिभुज है वो आप देखिए डी वाले में यही है छिपा हुआ, तो उत्तर इसका डी है। देखेंगे प्रश्न चित्र 39 में, ये आकृति तो चौकोर है, इसमें कुछ संभव ही नहीं है। ये यहाँ तिरछा नहीं, इसी में है, ये इधर हो गया, ये ऐसे, ये बी वाला ही संभव है। उसके बाद चलते हैं 40 में। 40 वाले में निगाह डालेंगे तो अपना प्रश्न चित्र जो है उत्तर चित्र ए में शामिल है। तो इस तरह से हमने जो है सामान्य मानसिक योग्यता का प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है। अब चलते हैं हिंदी वाले परीक्षण पर, उसके बाद तब फिर अंकगणितीय परीक्षण में आएंगे। भाषा परीक्षण में आप देखते हैं कि अनुच्छेद देता है और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, और इसमें अपना कॉमन सेंस आप नहीं लगाएंगे,
जो अनुच्छेद में होगा उसी के हिसाब से हमको अपना उत्तर का चयन करना है। जैसे कि दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, न कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी रोवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्होंने पीर बुद्धू शाह का उन्हें सहयोग प्राप्त था। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में शहीद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। वे पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। अब इस पर आधारित प्रश्न के प्रकृति पर ध्यान दें। प्रश्न आया है, गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे? तो अब हमको इसी में से देखना है कि किसके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। नीचे स्पष्ट लिखा है गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। तो अपना डी ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रूप से लड़ाई थी इससे, इसमें आप मुगलों का शासन था तो मुगलों से लड़ाई थी। तो गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रूप से लड़ाई तत्कालीन शासन इस्लाम से, शहीद बेग से, हिंदू धर्म से, तत्कालीन शासन से, क्योंकि ये लाइन आप देखेंगे कि उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी। और शिवाजी ने जागृति पैदा की पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है उन्होंने महाराष्ट्र में देखेंगे पंजाब में वो ऐसी जागृति पैदा करना चाहते थे जैसे शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। तो मतलब इसका पंजाब में ना होकर के कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वालों में गुरु गोविंद की ओर थे नईम खां और रोहना बेग, आदिल खां और जौना खां, शहीद बेग और मेमू खां। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा देखेंगे। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में शहीद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े। तो इसका जो है सी उत्तर होगा। सहयोग का विलोम चुनिए, असंगत, संगत। इसके बाद इसका ऑप्शन यहाँ है सहयोगी, असहयोग। तो आपको पता है कि असहयोग होगा। इस तरह से हमने एक अनुच्छेद कर लिया और अनुच्छेदों की श्रृंखला इसमें ऐसी बनी रहेगी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में देखेंगे, अनुच्छेद 2 में देखेंगे लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। अत्यंत प्राचीन काल से ही काशी वाराणसी भारत की संस्कृत साधना का केंद्र बिंदु रहा है। संस्कृत साहित्य के विकास की यह प्रमुख साधना भूमि थी और हिंदी साहित्य के विकास में काशी की सरस्वत साधना की प्रमुख भूमिका रही। हिंदी के महान साहित्यकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि यहीं के वातावरण में विकसित हुए थे। यही श्याम सुंदर दास का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी।
प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त कर उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी से अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। यद्यपि ये अंग्रेजी भाषा के कुशल अध्यापक थे, फिर भी इनकी रुचि प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और साहित्य सेवा की ओर थी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन्होंने कुछ हिंदी प्रेमी मित्रों के सहयोग से 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से आप अनुच्छेद पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों पर चलेंगे। पहला प्रश्न दिया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ था? तो अपने विकल्प आप इसमें देखेंगे, स्पष्ट लिखा है 1875 ईस्वी में। इस हिसाब से अपना सी वाला विकल्प सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आप देखेंगे कि सहयोग से 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो काशी नागरी प्रचारणी 1893 ईस्वी, बी ऑप्शन सही है। लक्ष्य का पर्यायवाची होगा। अब इसके लिए लक्ष्य, प्रेरणा, उद्देश्य, पथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये लक्ष्य है, आपका ये उद्देश्य है, मतलब बी वाला सही है। भारत की संस्कृत साधना का केंद्र बिंदु रहा है आगरा, हरिद्वार, दिल्ली, काशी। रहने को तो आप व्यवहारिक भाषा में कुछ भी समझेंगे, लेकिन इस किताब के हिसाब से अपना डी ऑप्शन सही है। काशी जो है संस्कृत साधना का केंद्र रहा है। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में किसने अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया? तो इसमें आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें आप पाएंगे कि श्याम सुंदर दास अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया। और आप पाएंगे ये जो है इन्हीं के लिए है, श्याम सुंदर दास के लिए। तो अपना पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से करते करते हमने अनुच्छेद 2 भी कर लिया और आपको 4 अनुच्छेद मिलेंगे, जिसमें से 2 अनुच्छेद नेक्स्ट क्लास में। और हम यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।